सोचिए अगर आपके पास ऐसी कोई चाबी हो जो दूसरों के दिमाग के ताले खोल सके, हुँ। मतलब उन्हें आपकी बात मानने पर मजबूर कर सके। आज हम कुछ ऐसी ही मनोवैज्ञानिक तकनीकों की परतें खोलेंगे जिनके बारे में हमें पता चला है। ये बताते हैं कि कैसे अनजाने में या जानबूझकर भी लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये तकनीकें कोई जादू टोना नहीं है। ये तो बस इंसान के सोचने समझने के कुछ आम तरीकों का कह सकते हैं फ़ायदा उठाती हैं। इन्हें समझना इसलिए ज़रूरी है जैसे किसी पहेली को सुलझाने के लिए उसके नियम समझना ज़रूरी होता है। इससे हम अपने आसपास के बर्ताव को ज़्यादा बारीकी से देख पाएंगे और पहचान पाएंगे कि कहीं कोई अदृश्य धागों से हमें खींचने की कोशिश तो नहीं कर रहा। हम एक-एक करके इन तकनीकों पर बात करेंगे और हाँ, इनसे बचने के रास्तों पर भी, ताकि समझ साफ हो। ठीक है, तो सबसे पहले सामाजिक प्रमाण या सोशल प्रूफ, ये क्या है? ये कुछ ऐसा है जैसे लोग वही मानते हैं जो भीड़ मानती दिखती है। ये कैसे काम करता है? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बहुत बुनियादी चीज़ है। देखिए, इंसान का दिमाग ना अनिश्चितता से बचने के लिए शॉर्टकट ढूँढता है। और सबसे आसान शॉर्टकट क्या है? अरे जो सब कर रहे हैं वही सही होगा। अगर बहुत से लोग किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं तो हमें लगता है कि भाई ज़रूर उसमें कोई बात होगी। अच्छा। हाँ, इसी का फ़ायदा उठाया जाता है। जैसे नकली लोकप्रियता दिखाना, झूठी तारीफ़ें करवाना, उधार की साख दिखाना। ये सब इसलिए ताकि देखने वाले को लगे कि ये व्यक्ति, ये चीज़ वाक़ई में महत्वपूर्ण है। अरे वाह, मतलब असलियत से ज्यादा छवि मायने रखने लगती है। ये तो कमाल की बात है। जानकारी में एक दिलचस्प नुक्ता भी था कि खुद अपनी बड़ाई मत करो, ऐसा माहौल बनाओ कि दूसरे करें। आपका नाम लोगों तक दूसरों के ज़रिए पहुँचे। बिल्कुल। कहीं सामाजिक प्रमाण आपको मशहूर भी बना सकता है और भ्रम में भी डाल सकता है। तो सवाल यह है कि इस खेल को समझे कैसे या इससे बचें कैसे? देखिए, समझने और बचने का तरीका है अपनी कीमत दूसरों की आंखों से तय करना बंद करना। जिस दिन किसी की अहमियत उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स या बाहरी वाहवाही से तय होने लगे, बस समझिए वो इस जाल के बहुत करीब है। असली पहचान नकली शोर से नहीं बनती। ऐसा असर पैदा करें जिससे किसी बाहरी सबूत की जरूरत ही ना पड़े। अपनी तुलना भीड़ से करना बंद करें, क्योंकि भीड़ की पसंद तो बदलती रहती है। असली ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, आपके काम में, आपकी ऊर्जा में। वही सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ये तो हुआ भीड़ या बाहरी दिखावे का असर। लेकिन अगर कोई अकेले में सीधे तौर पर किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे तो? अगली तकनीक है पुश पुल। जानकारी में इससे एक नशे की मशीन जैसा बताया गया है। ये सुनने में ही अजीब लग रहा है, पहले खींचना फिर धकेलना। ये थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत स्तर का खेल है। मतलब पहले किसी पर बहुत ध्यान देना, गर्मजोशी दिखाना, उन्हें एकदम खास महसूस कराना। ये हुआ पुल, यानी अपनी तरफ खींचना। फिर अचानक से बिल्कुल ठंडा पड़ जाना, दूरी बना लेना, नजरअंदाज करना। ये हुआ पुश, यानी धकेलना। यहीं से सामने वाले के दिमाग में एक उलझन शुरू होती है। उलझन? कैसी उलझन? देखिए, मनोविज्ञान ये है कि इंसान को किसी चीज के होने से उतना लगाव नहीं होता जितना उसके ना होने या छीन जाने का डर उसे बेचैन करता है। अच्छा, तो ये बेचैनी ही कंट्रोल का जरिया बन जाती है। मतलब जितना अप्रत्याशित बर्ताव उतना ज्यादा सामने वाला सोचेगा और उतना ही वो इस जाल में फंसेगा। आपका एक मैसेज उसके लिए खुशी का कारण और आपकी चुप्पी उसकी चिंता। ये तो सच में एक नशे जैसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक भावनात्मक रोलर कोस्टर बन जाता है। जानकारी में से तोड़ने का तरीका भी बताया गया है और मजे की बात यह है कि वो इसी तकनीक में छिपा है। जब कोई आपको खींचने के बाद अचानक ठंडा बर्ताव करे तो घबराना नहीं है। उसके इस पुश का जवाब तुरंत प्रतिक्रिया से नहीं देना है। तो क्या करना है? चुप्पी का जवाब चुप्पी से। हाँ, कह सकते हैं कुछ हद तक। उसकी दूरी की नकल करें, मतलब वैसा ही ठंडा बर्ताव करें। ये उसके लिए अप्रत्याशित होगा। वो सोच रहा होगा कि आप उसके पीछे आएंगे, मिन्नतें करेंगे, लेकिन जब आप भी दूरी बना लेंगे तो उसके दिमाग में सवाल उठेगा, अरे ये मेरे खेल में क्यों नहीं फंस रहा? ये खुद कैसे पीछे हट गया? यहीं पर कंट्रोल का पल्ला आपकी तरफ झुक सकता है। नियम ये है, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल यानी पूर्वानुमानित न बने, तुरंत रिएक्ट न करें और कभी भी अपनी जरूरत या बेचारगी न दिखाएं। जो आपको इस खींचतान से नियंत्रित करना चाहता है, उसे आपकी शांत और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से उलझन होनी चाहिए। दिलचस्प। अटेंशन के इस खेल के बाद अब बात करते हैं सपनों के जाल की, फ्यूचर फेकिंग।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, भविष्य के सुंदर सपने दिखाना, लेकिन इसे खतरनाक जाल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भविष्य होता ही नहीं है असल में। ये सिर्फ शब्द होते हैं, खोखले वादे। कोई आपसे कहे हम हमेशा साथ रहेंगे, या अगले साल दुनिया घूमेंगे, या मैं तुम्हारे लिए ये सब करूंगा, जबकि उसका इरादा ऐसा कुछ करने का होता ही नहीं। ये बातें सिर्फ आपको भावनात्मक रूप से बांधने के लिए होती हैं। अच्छा, ये काम कैसे करता है? मतलब दिमाग कैसे फंस जाता है इसमें? ये आपके दिमाग को वर्तमान की जो सच्चाई है उसे हटाकर एक काल्पनिक सुनहरे भविष्य में ले जाता है। अब क्या होता है, आप उस इंसान की आज की गलतियां, उसके बुरे बर्ताव को भी नजरअंदाज करने लगते हैं, क्योंकि आपका ध्यान उस आने वाले कल पर टिका होता है जो शायद कभी आएगा ही नहीं। जैसा कि जानकारी में कहा गया है, भविष्य सिर्फ शब्द होते हैं, और शब्द सबसे सस्ता हथियार है। जो इस खेल के माहिर होते हैं ना, वो आज के छोटे छोटे कामों से भरोसा बनाते हैं, ना कि सिर्फ बड़े बड़े खोखले वादों से। तो इस मीठे जाल को पहचानें कैसे और तोड़ें कैसे? उन सपनों पे यकीन ना करना मुश्किल नहीं है? मुश्किल तो है, बिल्कुल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तरीका है सपनों को हकीकत की कसौटी पर कसना। जब कोई बड़े बड़े भविष्य के वादे करे, सुने, शायद मुस्कुराएं भी, पर पूरी तरह यकीन ना करें। अपने मन में एक नियम बना लें, साबित करो या भूल जाओ। ध्यान इस पर दें कि वो व्यक्ति आज आपके लिए क्या कर रहा है, उसके आज के एक्शंस क्या कह रहे हैं। जो आज आपके रिश्ते में, आपकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक निवेश नहीं कर रहा, वो कल आपको कोई सुनहरा भविष्य कैसे देगा? ये चाल तभी कामयाब होती है जब आप उस झूठे कल में जीना शुरू कर देते हैं। खेल को पलट दीजिए, उसके वादों को उसके आज के कामों से तौलिए। अगर वादे खोखले निकलें तो दूरी बनाना ही सबसे सही जवाब है। जो आपको कल बेचने आए, उसे आज की सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करें। सपनों से हटकर अब देखते हैं कैसे नकारात्मक भावनाओं का इस्तेमाल होता है। गिल्ट ट्रिगर यानी अपराध बोध महसूस कराना। अरे हाँ, ये तो बहुत आम लगता है। थोड़ा सा एहसान जता देना या कह देना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और सामने वाला बुरा महसूस करने लगता है। ये इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग, देखिए, खुद को बुरा महसूस करने से बचना चाहते हैं। ये एक बहुत गहरी मानवीय प्रवृत्ति है। जिसे आप अपराध बोध महसूस करा देते हैं, वो अनजाने में ही आपकी बात मानने लगता है या आपको खुश करने की कोशिश करने लगता है। क्यों? ताकि वो उस बुरी भावना से बाहर निकल सके। चालाकी इसमें यह है कि ये अक्सर सीधे तौर पर नहीं किया जाता। इसे सहानुभूति अपनी तकलीफ के पर्दे में लपेटकर पेश किया जाता है। जैसे मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और बदले में, या फिर शायद मेरी ही गलती है कि मैंने तुमसे ज्यादा उम्मीद कर ली। सामने वाला समझ नहीं पाता कि उसे भावनात्मक रूप से नियंत्रित किया जा रहा है, और फिर वो सफाई देने लगता है या कुछ ऐसा करने लगता है जिससे सामने वाले का कहा सच ना साबित हो। यही होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो अपराध बोध महसूस करता है, वो खुद को सही साबित करने की कोशिश में लग जाता है, और यहीं पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ये परिवार में, दोस्ती में, रिश्तों में, कामकाज की जगह पर, अरे ये हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। और इससे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर सकता है। तो इस छिपी हुई जंजीर से कैसे बचें? कैसे समझें कि ये जानबूझकर किया जा रहा है या अनजाने में हो रहा है? सबसे पहले तो ये पहचानना जरूरी है कि जो आपको बार बार अपराध बोध महसूस करा रहा है, वो शायद आपको नियंत्रित करना चाह रहा है, चाहे अनजाने में ही सही। जब भी कोई ऐसी बात कहे जिससे आपको बेवजह बुरा महसूस हो, तो पहली प्रतिक्रिया सफाई देने की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। चुप रहें या बहुत संक्षिप्त जवाब दें। कुछ नियम बताए गए हैं। सफाई मत दें, क्योंकि जितनी सफाई देंगे, अपराध बोध उतना गहरा बैठेगा। ज्यादा विस्तार में न जाएं। एक शांत वाक्य काफी हो सकता है, जैसे मैंने वही किया जो मुझे उस वक्त सही लगा। जो बार बार आपको गिल्ट महसूस कराए, उससे थोड़ी दूरी बना लेना ही बेहतर है। इस भावनात्मक जहर को अपने ऊपर हावी न होने दें। ट्रैप को समझें, उसे काटें, और सामने वाले को ये महसूस होने दें कि आप पर अपराध बोध का हथियार काम नहीं करता, आप गिल्ट प्रूफ हैं। प्लांटिंग यानी डर बिठाना। ये तो सुनने में ही बहुत नकारात्मक और खतरनाक लग रहा है। कहा गया है कि लोग प्यार से ज्यादा डर से ज्यादा प्रिडिक्टेबल यानी अनुमानित हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि डर इंसान को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने पर मजबूर कर सकता है। देखिए, जिसे आप डरा देते हैं, आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। किसी को नियंत्रित करना हो तो उसके मन में एक छोटा सा शक, एक अनजाना सा डर डाल दो, जैसे ये जताना कि आपके बिना उसका काम नहीं चलेगा या आपसे उलझने का नतीजा बहुत बुरा होगा। और ये डर सीधे सीधे नहीं दिखाया जाता, इशारों में होता है। इनडायरेक्टली। हाँ, यही तो इसकी चालाकी है। ये डर जोर से बोला नहीं जाता,
वरना इसका सामना किया जा सकता है, उससे लड़ा जा सकता है। ये छोटे इशारों में आता है, एक दबी हुई चेतावनी, एक तीखी नजर, या कोई ऐसी बात जिसका मतलब साफ ना हो, जैसे तुम्हें अंदाजा नहीं है कि क्या हो सकता है, या मैंने सब देखा है, बस इतना समझ लो। अब सामने वाले का दिमाग खुद ही उस डर की कहानी को बड़ा करने लगता है। उसकी कल्पना ही उसे आपके नियंत्रण में ले आती है। जानकारी में कहा गया है, डर को छिपा कर रखो, जाहिर मत करो। छिपा हुआ डर ज्यादा असरदार होता है। नियम सरल है, डर से खुद मत चलो, डर से दूसरों को चलाओ। लेकिन हाँ, ये वही कर सकता है जो खुद अंदर से डरा हुआ न हो। बाप रे, इस अंधे के डर का सामना कैसे करें? अगर कोई हमारे दिमाग में ऐसा डर बिठाने की कोशिश करे तो? रिएक्ट न करना शायद पहला कदम होगा। बिल्कुल सही, रिएक्ट नहीं करना बल्कि डिकोड करना है, यानी समझना है कि हो क्या रहा है। पहला कदम, उस डर की बीज को पहचानिए। क्या कोई आपको दबी हुई चेतावनी दे रहा है? क्या किसी की बातों या मौजूदगी से आपको बेवजह का डर या असुरक्षा महसूस हो रही है? समझिए, ये एक जाल हो सकता है। दूसरा कदम, उसे उजागर करें। जो बात इशारों में कही जा रही है उसे सीधे पूछकर खोल दें। जैसे, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। इससे छुपा हुआ डर अक्सर कमजोर पड़ जाता है। तीसरा कदम, शांत रहें। डर तभी काम करता है जब आप बेचैन हो जाते हैं। शांत रहें, जवाब कम दें, शक को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और चौथा कदम, कभी कभी डर को वापस मोड़ना भी पड़ सकता है। वैसी ही शांत और सदी हुई ऊर्जा वापस करें। शायद एक हल्की सी रहस्यमयी बात कह दें, जैसे, हाँ, आजकल सावधान रहना ही अच्छा है। अब उसका दिमाग सोचेगा कि आपको शायद उससे ज्यादा पता है। वाह, ये तो हुई डराने की बात। लेकिन अब जो आखिरी तकनीक है, रिवर्स साइकोलॉजी, यानी विपरीत मनोविज्ञान, ये तो बिल्कुल उल्टी लगती है। इसमें आप किसी को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उसे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वो खुद कंट्रोल में है। ये कैसे होता है? हाँ, ये थोड़ी अलग है। ये इंसान के अहंकार, मतलब ईगो, और अपनी मर्जी से काम करने की इच्छा पे खेलती है। जब आप किसी से कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, या शायद तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो अक्सर उसका मन क्या कहता है? वो कहता है, क्यों नहीं होगा, मैं क्यों नहीं कर सकता। आप उसे असल में उस काम को करने के लिए उकसा रहे होते हैं, ये कहकर कि वो उसे नहीं कर सकता। आप उसे अप्रत्यक्ष रूप से उसी तरफ धकेलते हैं जिधर आप चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन ऐसा दिखाकर जैसे आप उसे रोक रहे हैं। अच्छा, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई कहे, मुझे थोड़ा वक्त या स्पेस चाहिए, और आप तुरंत कहें, हाँ बिल्कुल, शायद यही तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। अब सामने वाला चौंकेगा। वो सोच रहा था कि आप रोकेंगे, मिन्नत करेंगे, परेशान होंगे। जब आप इतनी आसानी से मान गए तो उसके दिमाग में आएगा कि रुको, ये इतनी आसानी से क्यों मान गया, क्या ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शायद वो आपके ध्यान के लिए ज्यादा कोशिश करेगा, क्योंकि आपने वो किया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। इंसान का दिमाग अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे मिलती नहीं, या जिसे करने से उसे रोका जाता है। तो अगली बार किसी को अपनी तरफ लाना हो तो शायद उसे थोड़ी दूर जाने की इजाजत देना ज्यादा काम कर जाए। आप नहीं बोलते, आप उसके अहंकार को उससे बात करने पर मजबूर करते हैं। ओह, ये तो बहुत ही चालाकी भरा है। इस मीठे जहर से कैसे निपटें, कैसे पहचाने कि कोई हमारे साथ ये खेल खेल रहा है? पहचानना थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत अप्रत्यक्ष होता है। आपको लगेगा कि फैसला आपका है, लेकिन शायद सोच किसी और की डाली हुई हो। जैसे कोई कहे, ये काम बहुत मुश्किल है, तुम्हारे बस का नहीं, और आप उसे गलत साबित करने के लिए जोश में वही काम कर बैठे। इसे संभालने के लिए उल्टे को फिर से उल्टा करना पड़ सकता है। वो कैसे? मतलब कैसे करें? पहला कदम, चारा पहचानिए। क्या कोई आपको कम आंक रहा है? क्या कोई आपके अहंकार को उकसा रहा है? समझिए। दूसरा कदम, प्रतिक्रिया रोकिए। तुरंत वो मत कीजिए जो वो चाहता है कि आप करें। रुकिए, सोचिए, दिमाग ठंडा रखिए। तीसरा कदम, पसंद को रिडायरेक्ट कीजिए। आप कह सकते हैं, हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, ये मेरे लिए नहीं है। इससे सामने वाला उलझन में पड़ जाएगा, उसका प्लान वहीं रुक सकता है। चौथा कदम, अनजान बन जाइए। ऐसा दिखाइए कि आपको उसकी चाल समझ ही नहीं आई। कई बार सामने वाला बोर होकर या फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही अपनी मंशा जाहिर कर देता है। और पांचवा कदम, जरूरत पड़े तो उसी की तकनीक उसी पर इस्तेमाल करें, मतलब मिरर करें। अगर कोई कहे ये तुमसे नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं, हाँ शायद मुश्किल है, तुम क्यों नहीं कर लेते। याद रखिए, ये तकनीक तभी काम करती है जब आप तुरंत खुद को साबित करने में लग जाते हैं। उकसावे में मत आइए, बल्कि शांत रहकर स्थिति को समझिए। ट्रिगर मत होइए, ट्रिगर बनिए। तो ये थी कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीकें जिनकी हमने आज गहराई से पड़ताल की। इन्हें जानना वाकई जरूरी लगता है ना?
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मेरे ख्याल से इन तरीकों को समझना हमें अपनी रोजमर्रा की बातचीत और रिश्तों को ज्यादा ज्यादा ध्यान से देखने में मदद करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ज्ञान एक तरह की ताकत है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था और ये दोहराना जरूरी है, इसका सही और नैतिक इस्तेमाल सबसे जरूरी है। इन चालों को समझने का मकसद है इन्हें पहचानना, चाहे कोई जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हो या अनजाने में ही इन पैटर्न में ढल गया हो, और फिर अपने फैसलों को ज्यादा सोच समझ कर लेना, अपने बचाव के लिए। यहाँ एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। अब जब ये पैटर्न थोड़े ज्यादा साफ हो गए हैं, तो क्या अपने आसपास की बातचीत में, मीडिया में या सामाजिक व्यवहार में इन सूक्ष्म खेलों को देखा जा सकता है? जरूरी नहीं कि हर बार कोई जानबूझकर हेरफेर कर रहा हो, पर क्या ये मानवीय संपर्क की कुछ अंदरूनी सच्चाइयों की तरफ इशारा करते हैं? इस पर सोचा जा सकता है।